प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोग का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का लघु उत्तरीय प्रश्न हल करने वाले हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके बेसिक मैथ की दृष्टि से, क्योंकि यदि आप सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में या एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए आज के इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। कहता क्या है कि दिया गया प्रश्न घटाइए, कह रहा है। चलिए मैं लिख देता हूं, हल कीजिए। और लिखा गया है 4x माइनस वाई प्लस 5z, 4x माइनस वाई प्लस 5z से इनसे इसे घटाइए, माइनस x माइनस वाई करिए, घटाइए। तो चलिए हम ब्रैकेट पहले ओपन कर दे रहे हैं। 4x माइनस वाई प्लस में 5z, और इसे जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगा। अतः आप देख पा रहे हैं 4x और x मिलकर क्या हो गया 3x, और क्या हो गया y और y कट गए और रह गया 5z। अतः सवाल का उत्तर हो जाएगा, या तो बड़ी संख्या आगे रख ले या छोटी संख्या आगे रख ले, कुछ भी आगे पीछे रखकर आप सवाल का उत्तर दे सकते हैं, या फिर यूं कहें कि यही सवाल का उत्तर है। उत्तर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। बातें समझ में आ जाएंगी, जहां से आपको 2 नंबर मिलने वाला, बस 2 लाइन हल करना है, 2 नंबर पा जाना। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि भैया सरल कीजिए। किसे सरल कीजिए भाई, दिया गया समीकरण है तो उसे सरल करना है। कैसे सरल करना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है हल, और लिखा है 2p माइनस इन ब्रैकेट में 3q और प्लस में इन छोटा स्मॉल ब्रैकेट 5p माइनस में q प्लस में 2p, ब्रैकेट बंद और स्मॉल ब्रैकेट मझला ब्रैकेट भी बंद किया। अब चलिए सरल करना है तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं, जबकि आपको पता है बोर्ड मास का नियम। 3q लिख दिया और प्लस, इनमें हल करिए। 5p माइनस 2p, देखो ये प्लस प्लस है तो 5p 2p 7p हो जाएगा। और क्या है, माइनस q है। छोटा ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया, उसके बाद छोटा ब्रैकेट खोल भी दिया, ओपन भी कर दिया। चलिए देखिए 2p लिखा है और माइनस में इन ब्रैकेट 3q और प्लस में, देखो यहाँ 3q, यहाँ q, यहाँ आ जाएगा 2q आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 2q आ जाएगा, और प्लस में क्या है 7p। फिर ब्रैकेट खुलेगा, तो जैसा कि नियमानुसार आपको पता है कि जैसे ही ब्रैकेट खुलता है अंदर के सभी चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। तो हो जाएगा 2q और माइनस हो जाएगा 7p। अब आप देख पा रहे हैं कि 2p में से 7p आपस में घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाता है। 5p और माइनस क्या आ गया 2q। अतः यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, माइनस 5p और माइनस 2q, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। और आपको लिखना भी यह है, उत्तर बराबर ये। चलिए बातें समझ में आ जाएंगी, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, और इसी तरह से आपके सेकंड सेमेस्टर की भी श्रृंखला खत्म होने वाली है। चलिए आइए हल करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपका कहता है कि इसे भी सरल कीजिए, इसे भी सरल कीजिए। और सरल करना तो एक दिवसीय परीक्षाओं में भी बार बार आता रहता है। चलिए 5xy प्लस में 3z और माइनस में स्मॉल मझला ब्रैकेट 2x माइनस छोटा ब्रैकेट 2z माइनस 3y स्मॉल ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। चलो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट की ओर चलते हैं। 5xy प्लस में 3z रहने दें, माइनस में 2x रहने दें, और माइनस में इनको खोलेंगे, माइनस खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3y हो जाएगा। क्या रह जाएगा, मझला वाला ब्रैकेट रह जाएगा और बड़ा वाला ब्रैकेट रह जाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि 5xy
प्लस में 3z और माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2z हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 3y हो जाएगा। इस प्रकार से ये। चलिए अगला फिर से आप बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे 5xy, बड़ा ब्रैकेट प्लस है तो सारे चिन्ह वैसे ही रहेंगे। 3z, अब चाहें तो 3 और 2 5z आप लिख सकते हैं, 5z और माइनस में 2x और माइनस में 3y। अब आप देख पा रहे हैं कि कोई xy वाला है नहीं है, तो ऐसे ही रहने दें। अतः 5xy प्लस में 5z माइनस में 2x माइनस 3y, यही सवाल का उत्तर है कि मैंने हल कर दिया तो मुझे उत्तर के रूप में क्या प्राप्त हो गया, यह प्राप्त हो गया। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? लगा ले जाएंगे, लिख ले जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, कहता है कि क्रम विनिमय नियम क्या है, इसे समझाइए और चित्र के द्वारा भी आपको समझाना है। क्रम विनिमय, तो आप लिखिए हल और लिखिए हेडिंग क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। तो चलिए मैं क्रम विनिमय नियम को आपको पहले समझा देता हूं। जैसे क्रम विनिमय नियम कहता है कि किन्हीं दो पूर्णांकों, जैसे 4 + 5, 4 + 5, क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि 4 और 5 को जोड़ा जाए तो 9 प्राप्त होता है, या 5 और 4 को जोड़ा जाए तो भी 9 प्राप्त होता है। यह अतः अगर हम 4 और 5 को जोड़ने से 9 पा रहे हैं तो 5 में 4 जोड़ने से भी 9 मिल रहा है। अतः ऐसे नियम को हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या बात समझ गए ना? अब इसे अपनी भाषा में परिभाषा के तौर पर भी आपको लिखना है, तो लिखकर नंबर पाना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, चित्र के माध्यम से भी समझाना। देखिए क्रम विनिमय नियम कहता है कि यदि दो पूर्णांकों, धन पूर्णांक लिख सकते हैं आप, यदि दो धन पूर्णांकों को, है ना, यदि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, यदि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं जैसे, है ना, जोड़ते हैं, तो यदि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं, यदि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ना हो या जोड़ते हैं, समझ रहे हैं ना, यदि दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो जैसे 5 और 3, 5 को 3 के साथ, आप ऐसे लिखिए, 5 को जैसे 5 को 3 के साथ जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है, वही उत्तर प्राप्त होता है। 5 को 3 के साथ जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है, जिसे, जैसे 5 को 3 के साथ जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है जो 3 को 5 के साथ जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होता है। क्या बात समझ गए ना? हम 5 को 3 के साथ जोड़े या 3 के साथ 5 को जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं ना? अतः जैसे अगर हम कहें कि 5 + 3 बराबर क्या हो गया? 8, या कहें 3 + 5 बराबर 8। बात समझ रहे हैं ना? 3 को 5 के साथ जोड़िए या 5 के साथ 3 जोड़िए। बात समझ गए ना? इस प्रकार से जब हम जोड़ते हैं तो वही उत्तर प्राप्त होते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है, आप लिख सकते हैं, अतः यह स्पष्ट होता है, अतः यह स्पष्ट होता है कि 3 को 5 के साथ जोड़ने से वही, अतः यह स्पष्ट होता है कि दो संख्याएं किसी भी क्रम में, अतः यह स्पष्ट होता है कि दो संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाएं,
जोड़ी जाती हैं, किसी भी क्रम में जोड़ी जाती हैं, तो उनके जोड़ी जाती हैं तो उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है, उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है, नहीं आता है। तो ऐसी संख्याएं आपस में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं या इन्हें क्रम विनिमय नियम कहा जाता है, इन्हें क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। क्या ये बात समझ गए ना? बोलो, अच्छे से समझ लो, लिख लिख कर पढ़ लो। दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो जैसे 5 को 3 के साथ या 3 को 5 के साथ जोड़ने पर वही उत्तर प्राप्त होता है। यहां पर देखें 5 को 3 के साथ 8, 3 को 5 के साथ जोड़ा गया 8। अतः यह स्पष्ट होता है कि दोनों संख्याएं किसी भी क्रम में जोड़ी जाए तो उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है, यानी उनका उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम कहते हैं। क्या बातें समझ गए ना? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हम चलते हैं, इस नियम को लिख लेते हैं। इस नियम को निम्न चित्र की इस नियम को चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। क्या ये बात समझ गए ना? चित्र की सहायता से समझ सकते। जैसे आप स्केल से ऐसे खींच लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे आपको समझ लेना है, ठीक है ना? अब देखेंगे कि पहले आपको क्या जोड़ना है, 3 5 8 करना है। बात समझ रहे हैं? 3 5 8, या तो आप 3 प्लस में 5 करें तो 8 आएगा, या 5 प्लस 3 करेंगे तो भी 8 आएगा। देखिए पहले आप 3 को देखेंगे, फिर 3 के साथ 5, 1 2 3 4 5, यहां चलेंगे तो यहां देखेंगे 5, अतः यह बराबर किसके होता है? 8 के। उसी प्रकार आप पहले 5 भी देख सकते हैं, पहले 5 को देख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? पहले 5 को देख सकते हैं, पहले 5 को देख सकते हैं, और फिर पहले 5 से 3 जा सकते हैं। 5 और 3 दोनों मिलकर क्या बना रहा है? दोनों 8 यहां भी बना रहा है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, रेखा चित्र द्वारा भी इन्हें क्या किया जा सकता है? समझा जा सकता है। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? चलते हैं अगले सवाल की ओर। स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और समझते चलें। कह रहा है साहचर्य के नियम को समझाइए। साहचर्य के नियम को समझाना है। चलिए अगला आपका है, और हल लिखते हैं और आपको सामने लिख देते हैं साहचर्य नियम, साहचर्य का नियम। अब यहां पर क्या है? साहचर्य का नियम क्या है? ये कोई 3 पूर्णांक आप लीजिए, किसी 3 धन पूर्णांक को आपस में जोड़ना, आपस में जोड़ना। इस प्रकार से किसी 3 धन पूर्णांकों को, किसी 3 पूर्णांकों को आपस में जोड़ना, जैसे आपस में जोड़ना जैसे 3 4 और 5, 3 4 5 को, 3 4 5 को, जैसे 3 4 5 को जोड़ना, समझ रहे हैं ना? जोड़ना। हम कहते भैया 3 के साथ 4 को जोड़ना, 3 4 को 5 के साथ जोड़ना। तो आप देख पा रहे हैं कि 4 3 7 प्लस 5 बराबर क्या आ गया? 12। या फिर 3 के साथ 4 और 5 को जोड़ना, देखेंगे 3 प्लस 5 4 9 और 9 3 12। दोनों स्थितियों में क्या आ रहा है?
समान उत्तर आ रहा है। तो आप लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं 3 और 4, 3 और 4 में 5 को जोड़ने से जो उत्तर प्राप्त हो रहा है, जो उत्तर प्राप्त होता है वही उत्तर 4 और 5 में 3 को जोड़ने से प्राप्त होता है। क्या समझ रहे हैं ना? 3 और 5 और 4 में 3 को जोड़ने से उत्तर प्राप्त होता है। बात समझ रहे हैं ना? आप कह सकते हैं कि अतः अंतरिम परिणाम समान है, ऐसी स्थिति में सहचर्य का नियम कहा जाता है। यही लिख सकते हैं, इसे साहचर्य का नियम कहा जाता है। बात समझ रहे हैं ना? इसे साहचर्य का नियम कहा जाता है। क्या बात समझ में आ जाएगा? इस प्रकार से आप नोट करेंगे और हल करेंगे। यहां पर और भी कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं बगल में नीचे लिखकर a प्लस बी के साथ आप c जोड़ रहे हैं, या फिर a प्लस आप ऐसे लिख रहे हैं a प्लस में b प्लस में c लिख रहे हैं। इसको भी आप नीचे बनाकर लिख सकते हैं। ये साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या बात समझ जाएंगे ना? इस प्रकार से आपको हल करना और लिखना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपका कहता है, कह रहा योगात्मक तत्सम्मक लिखिए। योगात्मक तत्सम्मक लिखना है और योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। योगात्मक तत्सम्मक लिखना है और योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। चलिए तो हेडिंग डालते हैं पहले योगात्मक तत्सम्मक। देखिए योगात्मक तत्सम्मक क्या होता है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो उसका मान क्या रहता है? वही रहता है। किसी भी पूर्णांक या पूर्ण संख्या में यदि 0 जोड़ दिया जाए तो उसका मान वही रहता है। अतः 0 7 का योगात्मक तत्सम्मक है। क्या ये बात समझ जाएंगे? अब इसे आपको लिखना है, परिभाषा देना है। तो परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं, आप लिखिए जैसा कि हम जानते हैं कि 8 प्लस 0 बराबर 8, 21 माइनस 21 प्लस 0 बराबर माइनस 21 होता है ना? बात समझ गए ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि 8 प्लस 0 बराबर 8 और माइनस 21 प्लस 0 बराबर माइनस 21। अतः किसी संख्या में आप लिख सकते हैं, अतः किसी संख्या में 0 जोड़ने से उसका मान बदलता नहीं है। अतः किसी संख्या में 0 जोड़ने से उसका मान बदलता नहीं है, यानी उसका योगफल वही रहता है। अतः किसी पूर्णांक के लिए, बात समझ गए ना? किसी संख्या में, अतः यहां से हटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं किसी संख्या में 0 जोड़ने से उसका मान बदलता नहीं है, या फिर उसका मान वही रहता है। उसका मान क्या रहता है? या तो वही रहेगा उसका मान, या तो फिर बदलेगा नहीं। अतः किसी पूर्णांक के लिए, अतः किसी पूर्णांक के लिए अतः किसी पूर्णांक a के लिए आप कह सकते हैं, अतः किसी पूर्णांक a के लिए
अतः किसी पूर्णांक a के लिए, है ना, बात समझ रहे हैं, a के लिए a प्लस 0 बराबर a, है ना, शून्य a का लिख सकते हैं, शून्य a का तत्सम्मक है। क्या भैया? तत्सम्मक। इस तरीके से आपको लिखना है। शून्य a का क्या है? तत्सम्मक है या योगात्मक तत्सम्मक है। बात समझ गए ना? शून्य a का क्या है? योगात्मक तत्सम्मक है। लिख ले जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शून्य a का क्या है? योगात्मक तत्सम्मक है। चलते हैं अगला। यहीं पर आपको समझना है योगात्मक प्रतिलोम। अब देखो, योगात्मक प्रतिलोम में आपको क्या लिखना है? योगात्मक प्रतिलोम के बारे में अगर हम बात करें, योगात्मक प्रतिलोम, देखो, अगर कोई पूर्णांक संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम उसी संख्या में जोड़ने से मान शून्य आ जाता है, तो ऐसी संख्याएं एक दूसरे का क्या कहलाती हैं? योगात्मक प्रतिलोम कहलाती हैं। बात समझ में आ जाएगा ना? यही चीज आपको करना है। योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है, आपको लिखा जाएगा, ऐसे लिखें, योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है, योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जो उसी संख्या में जोड़ देने से संख्या या योगफल, जोड़ देने से योगफल शून्य आ जाता है, शून्य हो जाए, उसी संख्या में जोड़ देने से योगफल शून्य हो जाए। अतः वह संख्या दी गई संख्या का योगात्मक प्रतिलोम होती है। क्या ये बात समझ गए ना? अब जैसे अगर बात करें हम, अब क्वेश्चन के पास उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि भैया 5 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखिए, 5 का योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। क्या होगा? आप लिख सकते हैं कि 5 का योगात्मक प्रतिलोम, क्या भैया? योगात्मक प्रतिलोम -5 होगा। ऐसा क्यों? 5 के साथ जोड़ा जाए -5 को, 5 के साथ -5 को जोड़ा जाए तो ऐसी स्थिति में क्या आ जा रहा है? शून्य आ जा रहा है। अतः 5 दी गई संख्या का क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम होगा। क्या ये बात समझ गए ना? चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ना समझ में आए। अगला देखिए, गुणात्मक तत्सम्मक देखना। क्या देखना भैया? गुणात्मक तत्सम्मक देखना है और गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक तत्सम्मक का मतलब ऐसी संख्याएं जिनका मान गुणा करने पर 1 हो जाए और गुणात्मक प्रतिलोम भी 1 हो जाए। समझ रहे हैं ना? ऐसी संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में बात करें कि किसी संख्या में यदि 1 से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान वही रहेगा, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको कि जिसका एक दूसरे से गुणा किया जाए तो मान क्या आ जाए? 1 आ जाए। गुणात्मक प्रतिलोम बहुत शॉर्टकट में आप देखेंगे, गुणात्मक तत्सम्मक आप देखेंगे। गुणात्मक तत्सम्मक किसी पूर्ण संख्या में, आप लिख लें, किसी पूर्ण संख्या में गुणा करने से गुणनफल का मान परिवर्तित
परिवर्तित नहीं होता है, नहीं होता है। जैसे 7 गुणे में 1 बराबर क्या हो गया 7। अतः लिख सकते हैं, अतः 1 7 का, अतः 1 7 का गुणात्मक क्या भैया, गुणात्मक तत्सम्मक है। क्या है, तत्सम्मक है। बात समझ गए। अतः 1 गुणात्मक तत्सम्मक है किसका, 7। गुणात्मक तत्सम्मक समझ में आ जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात कर लेते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में आप समझ लीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम किसी भी दी गई संख्या का व्युत्क्रम होता, आप ऐसे कह सकते हैं। गुणात्मक, आप लिख लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम किसी दी गई संख्या का व्युत्क्रम होता है। क्या होता भैया, व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे या फिर आप लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसी दी गई संख्या का व्युत्क्रम होता है, या फिर ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिसमें दी गई संख्या और उस संख्या का आपस में गुणा कराने पर मान 1 हो जाए। जैसे अगर हम कहें 13 का गुणात्मक प्रतिलोम, 13 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/13 होता है। क्या ये बात समझ गए ना। जैसे आप देखेंगे 13 गुणे में 1/13 और दोनों काट देंगे तो क्या आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से ये गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ जाएंगी। गुणात्मक प्रतिलोम समझ में आ जाएगा, सबको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। गुणात्मक प्रतिलोम भी आपको समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा कि 28 दिए गए समीकरण को जोड़ना है आपको। बहुत अच्छा, आसान से सवाल आ गया। चलिए, दिया है हल और कह रहा कि जोड़िए। -2/3 और 3/4 को जोड़ना है। तो देखिए आप 4 और 3 का एलसीएम ले लें। 4 तियां 12, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 -8, 4 तियां 12, 3 त्रिका 9। और जब दोनों को आप हल करेंगे तो 1/12 आ जाएगा। अतः सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, सवाल का उत्तर हो जाएगा। आपको क्या लिखना है, उत्तर बराबर ये, ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा 3 परिमेय संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है आपको। 3 परिमेय संख्याएं आपके सामने है और इन्हें आपको जोड़ना है। तो आपने हल किया और -5/9, और यहाँ देखो माइनस है तो माइनस रहेगा भैया 7/12, और यहाँ कुछ नहीं तो +11/18। ऐसी संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा बरा, जरा देखो भैया। यहाँ पर 12 तियां 36, 18 दूना 36, 9 चौक 36। तो हम एलसीएम क्या ले लेते हैं, 36। 9 चौक 36, 4 पंचे 20, -20 हो गया। माइनस है तो माइनस रहेगा। 12 तियां 36, 3 सत्ते 21, प्लस है तो प्लस। 18 दूनी 36, 11 दूनी 22। चलिए देखिए 22 -11, यहाँ देखो माइनस और माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का रहेगा। 20 और 21 कितना हो जाएगा भैया। ऐसे आप चाहें तो आप ऐसे रहे, पहले 20 लिख ले और माइनस, इन दोनों को सरल कर लेंगे तो क्या आएगा, +1, और बटे में क्या आएगा 36। देखो -20 + 1 दोनों जुड़े घटेगा आपस में, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रखा जाएगा 19/36। अतः यह सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और आपको लिख लेना, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि इनको आपको सरल करना है। यहां भी आपको क्या करना है, सरल ही करना है। इस पीडीएफ के माध्यम से आपको केवल सरल करना सिखाया गया। चलिए आइए देखिए, -3/2 गुणे में 4/5। अब आप देखेंगे यहां पर दिया गया है प्लस 9/5 गुणे में -10/3, और माइनस में 1/2 गुणे में 3/4। देख पा रहे हैं, ये सारे समीकरण आपको समझ में आ जा रहा है। चलिए देखिए, यहां पर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और 2 तियां 6, -6 बटे में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या बात समझ गए, प्लस यहाँ देखो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 5 दूनी 3 से 3 त्रिका 9,
5 से 5 दूनी 10, यानी गुणे में माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां देखोगे तो 2 चौके 8, यानी 3/4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ब्रैकेट खोल दो आप, अब ब्रैकेट खोल दो, -6/5 और प्लस में 3 दूनी, प्लस क्या माइनस हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा, -3 दूनी 6 हो जाएगा और -3/8 हो जाएगा। एलसीएम ले लो आप, एलसीएम ले लो, 8 पंचे 40, 5/40 और 8 छक 48, -48 हो जाएगा। माइनस 1 से 40 में 40 बार जाएगा, 40 छक्का 6 चौके 24, यानी 240। फिर माइनस 8 पंचे 40, 5 तियां 15 हो जाएगा। अब देखो इन सब को जोड़ना है, तो 8 5 13 के 3, 4 4 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1 2 1 3, 303। सारे माइनस में थे तो सभी माइनस में रहेंगे, अतः सवाल का उत्तर आ गया -303/40। यही सवाल का आपका उत्तर हो जाएगा और इसे आपको उत्तर के रूप में लिखना। क्या बातें समझ में आ जाएंगी? प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड मैथ, उत्तर प्रदेश डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैथ का ये प्रश्न हल करवाया है और लघु उत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में ये वीडियो रहा आपका। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटा जरूर दबाएं ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े, साथ ही साथ हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक समय से पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।